हेलो बच्चों। हरियाणा जीके की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको यमुनानगर के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यमुनानगर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर रखी है। और देखो, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, दोनों टाइप के बच्चे इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख रखा है और कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा। बिल्कुल। तो आइए हम शुरू करते हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यमुनानगर का लोकेशन। हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है। इधर ये उत्तर पूर्व में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, इधर सबसे इधर। और इसमें ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पर सहारनपुर। यमुनानगर के इस तरफ है, यहाँ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ये बाउंड्री पूछ लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, ये पूछ लेते हैं। सहारनपुर यूपी यहाँ लगती है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री लगती है यहाँ तक। वो जो मैंने आगे बताया था आपको, अंबाला और पंचकुला तक जाता है सिरमौर, फिर आगे सोलन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इधर बाउंड्री लगती है अंबाला की, इधर अंबाला है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अंबाला की बाउंड्री लगती है। और यहाँ है इस तरफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बाउंड्री लगती है। और इधर थोड़ी सी बाउंड्री है ना, यहाँ ये करनाल की बाउंड्री लगती है यहाँ तक, करनाल। तो हरियाणा के 3 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। यहाँ पे उसकी बाउंड्री पंचकुला, इसके यमुनानगर के साथ टच होती है। और इधर ये है सहारनपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश, और यहाँ हिमाचल प्रदेश। अब आता है जिक्र यहाँ का। यहाँ पर थोड़े से एरिया में उत्तराखंड की बाउंड्री है, वो यहाँ पर टच होती है। और इसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हरियाणा के जो भी एग्जाम करवाने वाली संस्थाएं हैं वो ये मानती हैं कि उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है। यहाँ पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बाउंड्री टच होती है। देहरादून उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है और कलेक्शन नेशनल पार्क के साथ ही यहाँ टच होता है। तो एक तो यूपी, ये स्टेट टच होता है इधर, एक हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, और एक उत्तराखंड वाला आपको ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ये पेपर में आता है कि इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री यमुनानगर से या हरियाणा से टच नहीं होती, तो मान लो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और ऑप्शन चौथा है उड़ीसा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये। तो देहरादून की बाउंड्री लगती है यहाँ, ये 11 किलोमीटर कहते हैं, 11 किलोमीटर की बाउंड्री उत्तराखंड की लगती है यहाँ पे। ठीक है, ये तो है इसकी लोकेशन। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा उत्तराखंड, और इधर हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। ये तो इसकी लोकेशन है। अब हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर, भौतिक चीजें क्या क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो रिवर, एक यमुना रिवर है, क्योंकि यमुना नगर जो लिखा है ना, तो आप ये समझ गए होंगे कि यमुना रिवर के नाम पे इसका नाम पड़ा है। यमुना नगर तो यमुना लिखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे ये ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। उसके पास गंगोत्री ग्लेशियर है, इधर गंगोत्री ग्लेशियर है ग्रेटर हिमालय में। तो उत्तराखंड के इस ग्लेशियर से यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ नाम की जगह है, ये उत्तराखंड में बहती हुई नदी यमुना आती है, और फिर ये थोड़ा सा इधर हिमाचल प्रदेश में जाती है, और फिर हरियाणा में यहाँ एंटर करती है उत्तरकाशी के बंदरपूछ वाली जगह से। और उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, वो उधर चली जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार होते हैं। यमुना उत्तराखंड में बहती है, फिर हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में,
और फिर यमुना नगर से एंटर करती है और हरियाणा और इसका उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बनाती है यहाँ। और उसके बाद ये यहाँ नीचे करनाल, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली होके फिर फरीदाबाद और फिर पलवल चले जाती है। पलवल से वापस फिर उत्तर प्रदेश में ये एंटर कर जाती है। ये रिवर है यमुना रिवर। यमुना रिवर ही बाउंड्री बनाती है और यमुना रिवर एंटर करती है यमुना नगर में ही। तो यहाँ ये 320 किलोमीटर की बाउंड्री है इसको। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर बनाती है ये यमुना रिवर, ये 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। ठीक है, अब यमुना रिवर यहां एंटर करती है। यहां पे नेशनल पार्क है एक, ये मार्क ले लेते हैं। वो तो ये कलर इसलिए किया था ये रिवर के लिए। यहां पे नेशनल पार्क है हमारा एक, हमारे हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है। एक कलेसर नेशनल पार्क है जो यमुना नगर में है। यहाँ कलेसर नेशनल पार्क से ही यमुना रिवर एंटर करती है हरियाणा में। कलेसर नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है यमुना रिवर। और दूसरा नेशनल पार्क है गुड़गांव में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, 2 ही हैं। तो कलेसर नेशनल पार्क है यहाँ, ये हरियाणा का। यहाँ बताता हूँ आपको, हरियाणा का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हरियाणा का वो यही है, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, 1996 में तो इसको वाइल्ड लाइफ बना दिया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, वो बना दिया गया था 96 में। और फिर उसके बाद 2003 में नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 8 दिसंबर को। कलेसर नेशनल पार्क है वो 2003 में नेशनल पार्क बना। यहाँ पर पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, कलेसर नेशनल पार्क का जो नाम है ना, ये कालेश्वर जो महादेव टेम्पल है यहाँ पे कालेश्वर महादेव टेम्पल है एक, उसके नाम पे ये कालेश्वर बोल देते हैं। कालेश्वर नेशनल पार्क महादेव का मंदिर है कालेश्वर, उसके नाम पे कालेश्वर फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एक तो रेड जंगल फाउल ये बर्ड होता है, रेड जंगल फाउल हो ना, लाल मुर्गा, वो रेड जंगल फाउल नाम के बर्ड्स रहते हैं यहाँ। और एक यहाँ पर लेपर्ड्स भी बहुत हैं, लेपर्ड होते हैं, तेंदुए बहुत होते हैं यहाँ। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क में लेपर्ड हैं। और इसमें एक और चीज आप याद रखना, क्योंकि यहाँ तो उत्तराखंड की बाउंड्री बताई थी ना मैंने, यहाँ पे उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है जो बिल्कुल टच होता है, मिक्स है दोनों। ये पॉलिटिकल बाउंड्री तो हरियाणा उत्तराखंड की तो बाद में बनी है ना, नेचुरल साइट्स है उनकी बाउंड्री थोड़ी होती है। तो यहाँ एक नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड का है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बिल्कुल मर्ज है, तो यहाँ के लेपर्ड्स वगैरह भी यहाँ आते आते रहते हैं, दोनों की थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है थोड़ी सी। तो राजाजी नेशनल पार्क में एलिफेंट्स बहुत हैं। ठीक है, और इधर एक नेशनल पार्क यहाँ भी है हिमाचल प्रदेश का। 3 नेशनल पार्क्स का ज्वाइंट है यहाँ। राजाजी नेशनल पार्क भाई कलेसर के साथ उत्तराखंड का कौन सा नेशनल पार्क लगता है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का, देहरादून में। और इधर सिंबल 12, इसको सिंबल 12 नेशनल पार्क है, ये है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिंबल 12 नेशनल पार्क, यहाँ कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का, और यहाँ राजाजी नेशनल पार्क, ये तीनों ज्वाइंट हैं सारे। और यहाँ पर ये स्टेट बाउंड्री है तीनों स्टेट्स की ऐसे। तो ये भी आप याद रखना है नेशनल पार्क का। तो कलेसर नेशनल पार्क है, ये हरियाणा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसकी जो एरिया है ना, इसका एरिया याद करने के लिए आपको बताता हूं मैं। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, कलेसर और सुल्तानपुर। ये बड़ा है तो इसका एरिया बता देता हूं। इसका एरिया के लिए बहुत सी ट्रिक है। जैसे आपको 2 का टेबल आता है ना, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे 2, 4, 6, 8। तो फिर ये 2 आपको लास्ट में ले जाना है फिर, और उसमें हेक्टेयर लिखना है। 4682 हेक्टेयर, 4682 हेक्टेयर, 462, 2, 4, 6, 8, ये इतने हेक्टेयर का एरिया है ये सारा। और ये लार्जेस्ट हरियाणा का। ठीक है, कलेसर नेशनल पार्क। अब कलेसर नेशनल पार्क के बाद यहाँ पे
यहां पे ताजेवाला बैराज है, ताजेवाला बैराज, ताजेवाला जगह है कि वहां पे बैराज बना रखा है, छोटा डैम बनाते हैं। बैराज और डैम में फर्क है, डैम जो होते हैं ना वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, जो बहुउद्देश्य जो योजनाएं होती हैं ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, उसके लिए बनाते हैं। और बैराज है वो इरिगेशन के लिए, इरिगेशन केनाल्स निकालने के लिए वो बनाया जाता है। तो ताजेवाला बैराज है यहाँ इस रिवर के ऊपर। तो ताजेवाला जो है ना वो 1873 में ये डैम बनाया गया था। ये जो बैराज है 1873 में बनाया गया था, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है, ये मतलब रूइन कंडीशन में आ गया है, खत्म हो गया, खंडर हो गया है, इसलिए इसकी जगह दूसरा बना दिया। 1873 में बनाया गया था और ये 1999 तक रहा ताजेवाला बैराज। अब ताजेवाला के पास ही 3 किलोमीटर पे हथीनी कुंड बैराज बना दिया है, क्योंकि ये पुराना हो गया ना, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था ये ताजेवाला बैराज। अब यहाँ पे हथीनी कुंड बैराज है, ये हथीनी कुंड बैराज बना दिया गया है। ये 96 में बनाना शुरू किया था, लेकिन ये 99 में जाके तैयार हुआ और उसको ताजेवाला को छोड़ दिया गया और इसमें काम शुरू हो गया हथीनी कुंड बैराज 99 में। ठीक है, अब ताजेवाला से जो केनाल निकाल रखे हैं, ताजेवाला से 2 केनाल, ये 2 केनाल के बारे में आता है खूब पेपर में, ईस्टर्न यमुना केनाल और वेस्टर्न यमुना केनाल, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो ये पश्चिम में है, पूर्व में वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा है। तो यहां से केनाल निकाल रखी है, यहां से नहर है निकाल रखी है, और वो पूरे हरियाणा को इधर करनाल, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत पार करती हुई दिल्ली जाती है। ये आगे दिल्ली जाती है नहर, केनाल है ये, वेस्टर्न यमुना केनाल, पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर है ये। तो ताजेवाला से निकली हुई है और एक उधर से निकली हुई है, एक उत्तर प्रदेश में होकर जाती है। 2 नहर हैं ताजेवाला से निकल के, एक तो इधर हरियाणा में बहती हुई दिल्ली जाती है और दूसरी उत्तर प्रदेश में निकाल रखी है, वो दिल्ली जाती है। दोनों आगे जाके दिल्ली में मिलती हैं और जहां मिलती हैं उस जगह का नाम है ओखला डैम, ओखला बैराज। ओखला एक जगह है दिल्ली में, वहां जाके ये दोनों मर्ज होती हैं। दिल्ली में इससे वाटर सप्लाई होती है, ड्रिंकिंग वाटर भी। ठीक है, वेस्टर्न यमुना कैनाल जो है ये बहुत पुरानी है। ये किसने बनवाई थी? वेस्टर्न यमुना कैनाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। पहले तो कच्ची पक्की ऐसे ही बनाई थी, अब तो डेवलप हो गई है, बाद में ब्रिटिशर्स ने डेवलप कर दी। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने ये वेस्टर्न यमुना कैनाल थी, ये बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, और बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप कर दिया और पक्का कर दिया, और ये पूरे हरियाणा में इधर और पूरे उत्तर प्रदेश में वो, उसका नाम ईस्टर्न है, ईस्टर्न यमुना कैनाल है, इसका नाम वेस्टर्न यमुना कैनाल है। तो इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद यहां पे एक बहुत फेमस जगह है हरियाणा की, यमुनानगर की, और वो तो पूरे इंडिया में ही फेमस है। ये है आदि बद्री। आदि बद्री जगह है ये, आदि बद्री। यहां से एक बहुत ही होली रिवर, पवित्र नदी है वो, सरस्वती नदी ऐसा कहते हैं, उसका उद्गम है, यहां से ओरिजिनेट हुई थी वो रिवर, और वो बहती हुई यहां से ऐसे जाती है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये यहां से एक और रिवर भी निकलती है आदि बद्री के पास से, और वो यहाँ यमुनानगर में यहाँ आके ये वेस्टर्न कैनाल है ना, इसमें यहाँ पर ज्वाइंट होती है। ये है सोम रिवर। सोम रिवर है एक, वो आदि बद्री से निकल के 55 किलोमीटर है, ये ज्यादा नहीं है, 55 किलोमीटर की है। यहाँ आदि बद्री के पास हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से निकलती हुई यहाँ ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। वैसे ये आगे यमुना में जाती थी आगे तक, लेकिन अब ये नहर बना दी तो ना, ये कैनाल के कारण यहीं तक होती है। तो सोम रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ मिलती है? ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम है दादूपुर। दादूपुर है एक जगह, वहां जाके मिलती है। और यहां भी एक बैराज है, वो भी आपको याद रखना है। ये बैराज है, पहले तो है ये
अथिनी कुंड और फिर है ताजे वाला। दो है ये, अथिनी कुंड और ताजे वाला, पास पास ही है, 3 किलोमीटर का फर्क है। ये अथिनी कुंड और ये ताजे वाला। और ये जो बैराज है ना, इस बैराज का नाम है पथराला बैराज। पथराला बैराज है इसका नाम। पथराला बैराज में कौन कौन सी रिवर हैं? ये वेस्टर्न यमुना केनाल, पश्चिमी यमुना नहर, और इधर से सोम रिवर आती है आदि बद्री से निकल के, और दोनों यहां मिलती हैं पथराला बैराज में। ठीक है, ये दादूपुर जगह है, दादूपुर बैराज भी बोल देते हैं। दादूपुर बैराज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पथराला बैराज कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे है। और कौन सी रिवर आके मिलती है, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक रिवर बता देता हूं, फिर हम इसके मेन और चीजें पढ़ेंगे। एक यहां आदि बद्री से ऐसा कहते हैं, सरस्वती एक बहुत ही होली रिवर है इंडिया की, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना तो है ही अभी भी, और ये कहते हैं कि 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स एगो, ये नदी बहती थी। महाभारत में इसका जिक्र है, महाभारत के टाइम सरस्वती नदी का जिक्र है। सरस्वती नदी कहते हैं ये यहां से ऐसे बहती थी, और उसके चैनल मिले हैं अभी। यहां से बहती हुई ये पूरे कुरुक्षेत्र को पार करती हुई फिर आगे जाती थी, ये इशार होके उधर, ऐसा मतलब प्रूफ मिले हैं। और इसको रिवाइटल करने का काम भी अभी चल रहा है हरियाणा में। सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा में अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। उसके बारे में और बताऊंगा मैं। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगा ना मैं, दर्शन लाल जैन। उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, और हरियाणा सरकार ने भी। तो सरस्वती रिवर यहाँ आदि बद्री से निकलती है, यमुनानगर में बह के, और फिर कुरुक्षेत्र होके, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, क्योंकि महाभारत के टाइम सरस्वती का काफी मेंशन है, जिक्र आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे तो है यमुनानगर, और यहां है जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी, ये दो मतलब सिटी हैं। तो जगाधरी ही था पहले। जगाधरी का पुराना नाम है युगंधर। जगाधरी को पहले युगंधर बोलते थे, युगंधर। और यमुनानगर का जो पुराना नाम है वो था अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर बोलते थे यमुनानगर को, फिर जमुनानगर बोलने लगे। अब्दुल्लापुर था पहले बहुत पुराना, फिर जमुनानगर बोलने लगे, जमुनानगर यमुना के कारण है। और ये युगंधर बोलते थे जगाधरी को। तो ये दोनों ट्विन सिटी हैं, ये दोनों ट्विन सिटी हैं, मेरे साथ लिख भी रखा होगा, ट्विन सिटी हैं, दोनों मिक्स हैं। ठीक है, लेकिन यमुनानगर था ये 1947 के बाद डेवलप हुआ है। 1947 के बाद, इससे पहले यमुनानगर जो रेलवे स्टेशन था ना, उसके आसपास कुछ लोग रहते थे। लेकिन 47 के बाद यहां पर ज्यादा मतलब ये रेजिडेंस हो गया, लोग आने लगे। वो कहां से आए? 47 में पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ आए थे, और यमुनानगर के आसपास और बहुत उधर उत्तर प्रदेश में काफी लोग आके बस गए थे, शरणार्थी। तो यहाँ पे 47 के बाद ये शहर डेवलप हो गया यमुनानगर। जगाधरी तो पुराना शहर है, वो तो पहले से था, अब भी डेवलप होगा जगाधरी, लेकिन ये तो बिल्कुल 47 के बाद ही डेवलप हुआ है पूरा यमुनानगर। तो यहाँ देखो, सुनील दत्त हैं, संजय दत्त के फादर सुनील दत्त, वो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, झेलम डिस्ट्रिक्ट में। वो मैं फेमस पर्सनैलिटी बताऊंगा, तब भी बताऊंगा। तो सुनील दत्त भी यहाँ आके बस गए थे। सुनील दत्त के फादर यहाँ आ गए थे, और यहाँ पे सुनील दत्त रहे कई साल, बाद में वो बॉम्बे चले गए। तो ऐसे लोग यहाँ बस गए थे। तो यमुनानगर है वो, उसका नाम यमुना पे पड़ा, और इसको पहले अब्दुल्लापुर बोलते थे, जगाधरी को बोलते थे युगंधर। ठीक है, अब यमुनानगर जो है ना, इसके अलावा एक दो सिटीज के नाम और आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ मुस्तफाबाद भी याद रखना है, मुस्तफाबाद है, लेकिन उसका नाम बदल दिया हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने वो नेम चेंज कर दिया, उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया। ये पेपर में आता है कई बार, थोड़ा ध्यान रखना। मुस्तफाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर, क्योंकि सरस्वती नदी थी ना, उसका रूट पड़ता है यहां से। अब तो नहीं है सरस्वती नदी, एक्सटिंक्ट है, लुप्त है, लेकिन 4-5 हजार साल पहले ये बहती थी यहाँ पे, उसके चैनल मिले हैं नीचे अंडरग्राउंड,
तो प्रूफ है। और हमारी जो माइथोलॉजी की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, महाभारत और है कई चीजें, उनमें भी इसका मेंशन है। तो मुस्तफाबाद का नाम कर दिया है सरस्वती नगर। सब तहसील है छोटी सी ये, यहाँ पे सरस्वती नगर उसका नाम कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुस्तफाबाद। और फिर एक यहाँ छाछरौली जगह है, छाछरौली। छाछरौली बहुत फेमस है यमुनानगर का। वो तो सारी मैं तहसील बताऊंगा तभी बताऊंगा। छाछरौली को मासिन राम कहते हैं। छाछरौली का नाम मासिन राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मासिन राम में क्या होता है ऐसा? मासिन राम एक गांव का नाम है मेघालय में। इंडिया में मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि स्टेट का नाम ही मेघ है। मेघ जमालय मेघालय नहीं होता, बादलों का आलय, बादलों का घर। तो मेघालय में मैक्सिमम रेन। तो मेघालय में ही एक सिटी है, छोटा सा गांव है मासिन राम, उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है मासिन राम। तो चेरा हमारे जो पहले चेरापूंजी में होती थी, पहले चेरापूंजी में होती थी। हरियाणा जिक्के में पहले इसको पूछते थे कि हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहते हैं, तो ये छाछरौली को कहते हैं। ये छाछरौली रिवोल्ट को ही पढ़ेंगे बाद में। छाछरौली को कहते हैं मासिन राम, और छाछरौली को चेरापूंजी पहले बोलते थे, क्योंकि चेरापूंजी में जो बारिश होती है वो शिफ्ट होगी मोसिन राम में होती है। दोनों ही ये जो विलेज हैं मेघालय में। ठीक है, अब इस डिटेल के बाद अब हम सारी यमुनानगर की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यमुनानगर एक बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके की, जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यमुनानगर की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, और कोई फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लो तो यमुनानगर के बारे में पहले एक चीज बता देता हूं। पेपर सिटी है ये यमुनानगर, पेपर सिटी कहते हैं। पेपर सिटी, प्लाईवुड सिटी, प्लाईवुड का तो मैंने लिख भी रखा है, लार्जेस्ट प्लाईवुड मार्केट है पूरा ये यमुनानगर में। पेपर सिटी कहते हैं क्योंकि करणचंद थापर थे, उन्होंने 1929 के आसपास वहां पर सबसे पहले वो पंजाब पेपर मिल लगी थी। 1929 में पंजाब पेपर मिल थी, पंजाब पेपर मिल 1929 में बनी, पंजाब पेपर मिल लिमिटेड। करण थापर का नाम आएगा आगे। और उसके बाद 1936 में गोपाल पेपर मिल बनी, एक गोपाल पेपर मिल ये बनी। इन दोनों को बाद में मर्ज कर लिया गया। 1975 में करण थापर और की कंपनी ने इन दोनों को मर्ज कर लिया, गोपाल पेपर मिल को और पंजाब पेपर और वुड लिमिटेड, ऐसे नाम था इसका। 29 में मर्ज करने के बाद ये बन गई, इसका नाम रखा बेल्लारपुर, क्योंकि बेल्लारपुर में है ये, बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और शॉर्टकट में इसको बिल्ट भी बोलते हैं। बिल्ट जो है ना, वो यमुनानगर से संबंध है इसका, बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअल में हम देखें कि पेपर का जो काम था यमुनानगर में कब शुरू हुआ, तो वो डेट है ये 1929। यहाँ पहले पंजाब की एक, पंजाब नाम से एक पेपर और ये वुड लिमिटेड कोई कंपनी बनी थी। उसके बाद 36 में गोपाल पेपर मिल बनी, बाद में दोनों को मर्ज कर लिया गया और करणचंद थापर ने किया था ये, और ये बन गई बेल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये इसीलिए पेपर सिटी कहते हैं, कागज नगरी यमुनानगर को पेपर सिटी बोलते हैं बिल्ट के नाम से। ठीक है, पेपर सिटी बोलते हैं। और अब हम पढ़ते हैं इसकी सारी बेसिक डिटेल्स, फिर मैं आपको लास्ट में इसके नेशनल जो हाईवेज हैं और फेमस पर्सनालिटी हैं वो सारी बताऊंगा। तो आइए, यमुनानगर जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था यमुनानगर का 1 नवंबर 1989। ये इस डेट को हरियाणा के 4 जिले बने थे, 4 डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ था हरियाणा के। एक तो रेवाड़ी, कैथल, पानीपत और एक ही यमुनानगर, 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। 1 नवंबर तो फेमस है ही, हरियाणा ही बना था 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को तो समझ लो इंडिया के स्टेट्स ही बने थे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर
1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और हमारे 14 स्टेट्स बने थे। पुराने स्टेट्स खत्म करके, मद्रास, बॉम्बे, इनको खत्म करके 14 स्टेट्स बनाए थे। तो 1 नवंबर को ही कई स्टेट्स का मतलब एस्टैब्लिशमेंट डे है, फाउंडेशन डे है। हरियाणा का भी है और ये छत्तीसगढ़ का भी है, और 1 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट भी है हरियाणा की कई, क्योंकि हरियाणा 1 नवंबर को बना था। तो 1 नवंबर 1989 को बना यमुनानगर। ठीक है, किससे अलग किया? अंबाला से। अंबाला था ना, ये मैंने पंचकुला वाले में, अंबाला वाला में पढ़ाया था। अंबाला डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसका जो एरिया है वो है अबाउट 1756, 1760-65 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कहीं ये 60 लिख देते हैं, कहीं 65, इसके आसपास। ठीक है, तो 1756 स्क्वायर किलोमीटर है ऑफिशियल। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 12,14,14,000, अबाउट 12 लाख आता था पेपर में, लगभग 12 लाख, लगभग 10 लाख, लगभग 15 लाख। तो 12,14,205 ये इसकी पॉपुलेशन है यमुनानगर की। इसकी लिटरेसी की बात करें तो 79% के आसपास, 78 पॉइंट समथिंग है। तो लिटरेसी जो है यमुनानगर की वो है 79% के आसपास। लिटरेसी में मैंने बताया था पहले भी, सबसे ज्यादा लिटरेसी गुड़गांव की और सबसे कम नूह की, मेवात की। सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा तो सबसे कम है ही सेक्स रेशियो में, सबसे ज्यादा केरला की है सेक्स रेशियो। मेल फीमेल जो रेशियो है, लिंगानुपात है, वो केरला का सबसे ज्यादा है इंडिया में, और सबसे कम है वो हरियाणा का है। 2001 में भी हरियाणा ही सबसे कम था। 2011 जो है 2011 उसमें भी हरियाणा ही सबसे नीचे था। और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, 22 डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे कम सेक्स रेशियो है वो है गुड़गांव का, और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वो नूह का। नूह और गुड़गांव दोनों आपस में चेंज कर लो सेक्स रेशियो लिटरेसी में। कैसे? क्योंकि सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है गुड़गांव, एजुकेशन में सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये लिटरेसी में सबसे ऊपर है गुड़गांव, और सेक्स रेशियो में सबसे नीचे है ये दोनों। अब ले लो डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी बोलते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया से यमुनानगर का जो आता है वो 678 नहीं, 687 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अब आ जाओ डिवीजन। अंबाला डिवीजन में पड़ता है, बताया था अंबाला से अलग हुआ था। हरियाणा में 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन है। अंबाला डिवीजन है, उसमें यमुनानगर है, उसमें अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, और ये पंचकुला है, कुरुक्षेत्र है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अंबाला डिवीजन में पड़ते हैं। तो अंबाला डिवीजन में पड़ता है, अंबाला से अलग हुआ। अब आ जाओ आगे विधानसभा। विधानसभा यहाँ 4 हैं, 4 विधानसभा हैं। यमुनानगर विधानसभा है। यमुनानगर विधानसभा से अभी इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2024 में, तो घनश्याम दास अरोड़ा है वो जीतते हैं बीजेपी के यमुनानगर से। और एक है जगाधरी विधानसभा, जगाधरी विधानसभा है, इससे जीते हैं अकरम खान, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, पहले इनेलो में थे, वो जीते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट आई है। एक है साढौरा सीट है विधानसभा की, यमुनानगर की है, 4 सीट है। साढौरा जो है वो रिजर्व सीट है एससी की, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और यहां से रेणु बाला जीती हैं। पिछली बार भी ये जीती थी, 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी रेणु बाला ही जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये बीजेपी की, ये आईएनसी की, ये बीजेपी की सीट आई है, घनश्याम दास अरोड़ा, और यहाँ से हैं अकरम खान। और काफी चर्चा में थे रिजल्ट आया जब। और साढौरा जो फेमस जगह है उसमें रिजर्व सीट है विधानसभा, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और एक है रादौर, ये 4 है विधानसभा। रादौर जो है उसमें है हमारे एसएस राणा, श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा जो हमारे अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा के, कृषि मंत्री, वो यमुनानगर से हैं। यमुनानगर के रादौर से एमएलए बने, वो पिछली बार भी बने थे, अब की बार भी हैं यार एसएस राणा। ये अभी चर्चा में थे, ये एक लिफ्ट में फंस गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, एक लिफ्ट में फंस गए थे 15-20 मिनट तक, तो न्यूज़पेपर में आ रहा था ये।
तो ये वैसे तो हैं एसएस राणा जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वैसे तो कुरुक्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं, ये रादौर में शिफ्ट हो गए। तो ये चार हैं विधानसभाएं, यमुनानगर एरिया में पड़ती हैं। ठीक है, इसमें से 3 तो पड़ती हैं हम इसमें अंबाला में, और एक ये जो रादौर वाली है ना, ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है लोकसभा में। अंबाला लोकसभा है एक, और फिर एक है कुरुक्षेत्र लोकसभा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रॉस हो जाते हैं ना लोकसभा में। तो रादौर वाली पड़ती है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, और ऊपर के जो 3 है वो अंबाला लोकसभा में पड़ती है। अब आ जाते हैं तहसील। तहसील यहाँ 4 हैं। जगाधरी तहसील है, तहसील जगाधरी है यहाँ। ठीक है, तहसील जगाधरी है। बिलासपुर है तहसील, बिलासपुर। जगाधरी तो फेमस है ही, पुराना सिटी है, ट्विन सिटी है। बिलासपुर है, ये भी है बहुत फेमस सिटी है, ये भी एक छोटा सा टाउन है, इसको व्यासपुर बोलते हैं। व्यासपुर पहले बोलते थे व्यासपुर, उससे नाम बदल बदल के बिगड़ के बिलासपुर हो गए। व्यास ऋषि थे ना, व्यास ऋषि जिन्होंने महाभारत लिखी थी, तो ये कहते हैं कि व्यास ऋषि ने यहीं पर महाभारत लिखी थी, महर्षि वेद व्यास ने, और सरस्वती नदी के किनारे पर लिखी थी। व्यासपुर ये तहसील है। और छाछरौली तहसील है, छाछरौली भी एक तहसील है, और एक रादौर। ठीक है, और सब तहसील भी हैं, उप तहसील भी हैं। साडोरा बनाना कहता है तहसील। ठीक है, मुस्तफाबाद जो सरस्वती नगर हो गया वो भी है। तो ये तहसील भी कई बार पूछ लेते हैं कि बिलासपुर तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, छाछरौली तहसील है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा में है, कैथल में है, रादौर जो तहसील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर है। ये भी नाम याद होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सिटी है, टाउन है, इतना पूछ लेते हैं। बाकी कोई जानकारी नहीं पूछते कि कौन है तहसीलदार, कौन है एसडीएम, कौन है, ऐसे नहीं पूछते। ठीक है, तहसील के बाद आता है ये ग्रे पेलिकन। ग्रे पेलिकन एक बर्ड का नाम है। हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, वो बना रखा है, होटल बना रखे हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मैंने पंचकुला वाले वीडियो में बताया था कि वहाँ माउंटेन क्वेल हैं, और अंबाला में किंग फिशर है। ऐसे ही ग्रे पेलिकन एक वाटर बर्ड है, बतख की तरह ही, उसके नाम से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे यमुनानगर में टूरिज्म के लिए। तो ग्रे पेलिकन नाम का पर्यटन स्थल है, वो कहाँ है, यमुनानगर में। और माउंटेन क्वेल है वो पंचकुला में है। ऐसे सारे हर डिस्ट्रिक्ट में है ये। अब आते हैं एग्रीकल्चर की बात करें। एग्रीकल्चर में शुगर केन में फर्स्ट नंबर है। गन्ना का उत्पादन होता है ना शुगर केन, उसमें यमुनानगर का फर्स्ट पोजीशन है यमुनानगर की। ठीक है, और ये टोपरा कला पे आ जाओ। टोपरा कला इंपॉर्टेंट है। टोपरा कला एक जगह है यहाँ यमुनानगर के पास ही, इधर यमुनानगर के वेस्ट में इधर। यहाँ पे अशोका के टाइम का पिलर मिला है। अशोका के टाइम का पिलर मिला है यहाँ, अशोकान पिलर। ठीक है, अशोका कौन था, मौर्यन था, मौर्य सम्राट था अशोका, बिंदुसार ये सारे, और चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर का ये एक पिलर है, अशोका ने बनवाया था, वो पिलर मिला है यहाँ एक। लेकिन ये पिलर है ना, बाद में फिरोज शाह था ना, उसने इसको उठा के दिल्ली ले गया वो, और फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है वहां फिरोज शाह कोटला में रखा है अभी ये अशोका पिलर। ये जो था 1356 के आसपास है, ये फिरोज शाह तुगलक जो था, ये इसको उठा के यमुना नदी के मतलब बोटिंग करके यमुना नदी में शिप के थ्रू, बोट के थ्रू ये यहां से दिल्ली ले गया था। उसके पिक्चर्स अवेलेबल हैं कि कैसे वो बोट में ले जा रहे हैं पिलर को बांध के स्ट्रक्चर करके। तो फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट कर दिया था। ये अशोक के टाइम का है, मौर्यन एम्पायर है। ये टोपरा कला एक जगह है ये, क्योंकि अशोक का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा एम्पायर था। उसने लगभग पूरे इंडिया को, अफगानिस्तान तक पूरा कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, टोपरा कला याद रखना है। टोपरा कला जो पिलर है, टोपरा कला जो अशोकन मौर्यन एरा के जो पिलर मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर में टोपरा कला एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे फिर पार्क भी बना दिया टोपरा कला, ये पार्क भी बना दिया, एडिक्ट पार्क, इसको आर्कियोलॉजिकल पार्क भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, कई वो
फाउंडेशन स्टोन्स लगा रखे हैं। ये जो श्याम सिंह राणा जी बताए थे ना, इन्होंने उद्घाटन किया था, वो बना रखे हैं सारे। अब आ जाओ फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में भी देखो परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट में यमुनानगर का दूसरा नंबर है, पहला है पंचकुला। पंचकुला में फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा है, 46% के आसपास हैं पंचकुला में। ये दूसरा नंबर है फॉरेस्ट में, ये यमुनानगर का है। यमुनानगर का फॉरेस्ट में हरियाणा में सेकंड। वैसे अगर इंडिया की बात करें ना तो हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट है, सबसे कम पंजाब फॉरेस्ट कवर में, और फिर हरियाणा में सबसे कम है हरियाणा में। एक तो ये लिंगानुपात सबसे नीचे रहता है हरियाणा, और एक ये फॉरेस्ट वाला। अब हम पढ़ते हैं ये एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये जो है ना, इसका मतलब है हाथी पुनर्वास केंद्र। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिट का मतलब दोबारा से स्थापित करना, हाथियों को पुनर्स्थापित करते हैं। ये यमुनानगर में है, बनसंतूर जगह है, बनसंतूर। ये जो कलेसर नेशनल पार्क बताया था ना, इससे थोड़ा नीचे ही यहीं पर है, ऊपर की तरफ। तो बनसंतूर एक फॉरेस्ट सा है, उसमें एलिफेंट्स को, घायल हाथियों को, या कोई इलीगल तरीके से हाथियों को कुछ कैप्चर कर लेते हैं, उनको छुड़वा के यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। यहाँ तालाब बना रखे हैं, पौंड है, मड पौंड, कीचड़ के तालाब हैं जहाँ हाथी रहते हैं, उनको पसंद आता है वो, और सारी व्यवस्था है, पौंड्स हैं, और ये शेड भी बना रखे हैं हाथियों खड़े होने के लिए, ऊंचे ऊंचे वहां पर। तो ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये 2007 में खोला गया था, और किरण चौधरी उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर थी, टूरिस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर थी। तो इसका नाम जो है वो डॉक्टर सुरेंद्र लिख रखा है, इसका नाम अब डॉक्टर सुरेंद्र। अब ये सुरेंद्र कौन थे भाई? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। इसका पूरा नाम होगा बनसंतूर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र यमुनानगर में है, बनसंतूर में। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जो थे, ये हैं किरण चौधरी के हस्बैंड थे। ये हमारे हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे उस टाइम 2006 में। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में, और अभी तो मैंने बताया था ना ये यमुनानगर, इसके इस तरफ सहारनपुर बताया था, तो सहारनपुर में ही इनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था ओम प्रकाश जिंदल के साथ। ओम प्रकाश जिंदल और ये दोनों हेलीकॉप्टर में थे, और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इनकी 2006 में इनकी डेथ हो गई थी शुरू में। तो ये डॉक्टर सुरेंद्र के नाम से है। सुरेंद्र सिंह एमएलए बनते थे, तोसाम से एमएलए जीतते थे, ये लड़ते थे, बहुत अच्छे नेता थे, और ये भिवानी से एमपी बनते थे और हरियाणा के मिनिस्टर रहे। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के जो फादर हैं बंसीलाल, वो हरियाणा के कई सालों तक सीएम रहे। तो ये था हाथी पुनर्वास केंद्र, ये भी यमुनानगर में है और बनसंतूर में है, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के नाम से है। अब आगे चलते हैं, फिर है थर्मल पावर स्टेशन। यहां एक दीन बंधु सर छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन है यमुनानगर में। थर्मल पावर क्या होती है? कोयले से जो बिजली बनती है ना, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल पावर प्लांट है ये, ठीक है। रतनपुर एक जगह है, गांव उसके पास है, उधर ऊपर की तरफ है, यमुनानगर के आसपास नहीं, ऊपर की तरफ है वो, छाछरौली के आसपास, वहां ऊपर जाके। दीन बंधु तो छोटू राम जी को बोलते थे, छोटू राम जी का भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे बाद में। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, ये भी यमुनानगर में है, ठीक है। ये यमुनानगर में है, और ये 2008 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। कई प्रोसेस चले थे इसके, इस प्लांट के लिए। पहले चौटाला सरकार में भी चले, पूरा नहीं हुआ। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम 2006, 5, 6, 7 में फिर इसका डेवलपमेंट हुआ, और पहली यूनिट जो थी ना इस थर्मल पावर प्लांट की यमुनानगर में, वो पहले यूनिट 2008 में शुरू हुई, फर्स्ट यूनिट। और अब 2 यूनिट हैं वो 600 मेगावाट की, 600 मेगावाट प्लस 600 मेगावाट, ऐसे 2 यूनिट हैं, 1200 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ। दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये यमुनानगर में है। ये भी आपको याद रखना, 2008 में ये इसकी पहली यूनिट लगी थी, तो इसका मतलब समझ लो 2008 में ही हुआ था, लेकिन प्रोसेस था डेवलपमेंट का 2005 में शुरू हो गया था, हुड्डा सरकार के टाइम।
फिर आता है बच्चों चिट्ठा हनुमान मंदिर है जगाधरी में। चिट्ठा हनुमान मंदिर है जगाधरी में, फेमस है ये भी। ऐसे ये मंदिर वगैरह भी पूछ लेते हैं हरियाणा जीके में, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा मेला बढ़ता है, वो सब। देखिए कुनिंद किंगडम का और बता देता हूँ। कुनिंद किंगडम हरियाणा जीके में काफी आता है। हरियाणा जीके में खाली यमुनानगर में नहीं, बाकी औरों में भी आता है। जैसे कुनिंद, कुनिंद जो था एक साम्राज्य था। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये थोड़ा सा हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का एरिया लेके थोड़ा नेपाल का, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। सेकंड और थर्ड सेंचुरी के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका यमुनानगर से क्या संबंध है, अभी किस लिए लिया है मैंने ये अभी। इस साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे ना, कॉइन्स, वो कॉइन्स यहां जगाधरी के पास मिले हैं। कॉइन्स, सिक्के मिले हैं कुनिंद काल के, सेकंड थर्ड सेंचुरी के कुनिंद साम्राज्य के जो सिक्के चलते थे, उसमें लक्ष्मी की फोटो होती थी। इन सिक्कों में लक्ष्मी की फोटो होती, लक्ष्मी। वो सिक्के मिले हैं। तो कुनिंद काल के सिक्के हरियाणा में कहां मिले हैं? जगाधरी के पास, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कुरु साम्राज्य था, कुरु एम्पायर था पहले, कुरु किंगडम, ये कुरुओं वाला, हरियाणा दिल्ली वाला। इससे ऊपर ये कुनिंद साम्राज्य था। ये भी आप याद रखना आपको, ठीक है। कुनिंद वाला होगा। अब इधर आ जाते हैं बुरिया फोर्ट। बुरिया फोर्ट जो है ये यमुनानगर में है, ऊपर की तरफ। तो यहां ये बहुत पुराना है और ये इसका संबंध है बीरबल से। ये याद रखना, बीरबल यहां पे आता था और आराम करता था, ऐसा कहते हैं। यहां पे क्योंकि रंग महल है, एक रंग महल बना रखा है और उस रंग महल के पास गेट है ना, उस गेट का नाम है बिरबल द्वार, बिरबल गेट। इसलिए कहते हैं कि बिरबल का संबंध है। बुरिया फोर्ट यमुनानगर में है, बुढ़िया जगह है, वहां है ये बुढ़िया फोर्ट, पुराना फोर्ट है। और हुमायूं जो थे ना, हुमायूं, उनका भी संबंध है इससे। हुमायूं जो अकबर के फादर थे, मुगल एम्परर, मुगल सम्राट, वो भी यहां आते थे हंटिंग करने के लिए, शिकार खेलने जब आते थे, शिकार करने, तो यहां आराम करते थे इस महल में, इस बुढ़िया वाले फोर्ट में। तो बीरबल का संबंध है। बीरबल से संबंधित रंग महल कहाँ है? जहां पे बीरबल द्वार भी है, बीरबल गेट भी है, वो बुढ़िया में है, यमुनानगर में। याद रखना आपको। फिर आता है यमुनानगर में, देखो भाई, ब्रास, ये मिनी पीतल नगरी लिख रखा है ना। पीतल नगरी तो वैसे रिवाड़ी है, रिवाड़ी को बोलते हैं, लेकिन ये मिनी पीतल नगरी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ ब्रास का काम भी होता है, स्टील का भी है, एल्यूमिनियम का भी है यहाँ पे, ठीक है। ये कई यहाँ चीजें हैं, तो इसको पीतल नगरी भी बोलते हैं, मिनी पीतल नगरी। पीतल नगरी तो रिवाड़ी है, लेकिन यहाँ मिनी पीतल नगरी बोलते हैं। माता मंत्रा का मंदिर है। अभी मैंने तो आपको बताया था ना, ये यमुनानगर है, तो यहाँ आदि बद्री है, आदि बद्री वाला धाम है, बड़ा फेमस। सरस्वती रिवर का ये तीर्थ स्थल भी बना रखा है, सरस्वती रिवर तीर्थ स्थल, उद्गम तीर्थ स्थल। यहाँ इसके पास ही माता मंत्रा का मंदिर है, माता मंत्रा देवी का मंदिर है, यहाँ फेमस है। यही इसके पास नारायण केव है, ये माता मंत्रा देवी का मंदिर भी यही है यमुनानगर में, आदि बद्री के पास। और ये नारायण केव भी यही है, नारायण गुफा, भगवान नर नारायण, इसको नर नारायण बोलते हैं, पूरा नर नारायण की गुफा मिली है। और आर्कियोलॉजी के लोग यहां खूब सर्च कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। फिर आता है हरियाणा डिस्टिलरी। शराब बनती है यहाँ पे, पानीपत में भी है, यहाँ भी हरियाणा में शराब बनती है। तो हरियाणा डिस्टिलरी, डिस्टिलरी मतलब ये बेवरेज होते हैं ना, पेय पदार्थ, उनको बोलते हैं हरियाणा डिस्टिलरी, हरियाणा शराब खाना। ये 1969 में खुला था, हरियाणा डिस्टिलरी जगाधरी में है, यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी। शराब बनती है यहाँ, और भी कई चीज बनती हैं। और भारत स्टोर्च भी है एक, भारत स्टोर्च केमिकल लिमिटेड, भारत स्टोर्च केमिकल लिमिटेड भी यहाँ जगाधरी में है। ये 1938 में बनी थी। ये डेट जरूर याद रखना आप, ये जीके में पूछ लेते हैं। 1938 में भारत जगाधरी बोलते हैं। अब आता है भारत स्टोर्स केमिकल लिमिटेड। अब कैरियर्स वर्कशॉप, ये भी इंपॉर्टेंट, ये 1952 में रेल के डब्बे बनाने का कारखाना और काफी पैसेंजर फ्राइट फैसिलिटी वाला ये
कैरियज एंड वैगन वर्कशॉप, जगाधरी में है, बहुत पुराना। जगाधरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन, एक ही नाम दोनों का। उस स्टेशन का नाम लिख रखा है जगाधरी यमुनानगर रेलवे स्टेशन, यमुनानगर जगाधरी दोनों के नाम से वो। तो ये जगाधरी में रेलगाड़ी के डब्बे बनते हैं, कैरियज वर्कशॉप है, वैगन एंड वर्कशॉप, काफी फैसिलिटीज है यहाँ। तो रेल से संबंधित है जगाधरी, बहुत पुराना। ठीक है, फिर सरस्वती शुगर मिल ले लो, उससे अगला सरस्वती शुगर मिल है यहाँ पे यमुनानगर में। ये बहुत पुरानी है, ये कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मिल है, एशिया की लार्जेस्ट मिल है ये, शुगर मिल है ये, सरस्वती शुगर मिल, ये आता पेपर में, सबसे बड़ी एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल। और ये 1933 में शुरू हुई थी, 1933 में। डेट थोड़ा याद रखना, सरस्वती शुगर मिल का आता है पेपर में कि सरस्वती शुगर मिल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहाबाद में है, कैथल में है, भिवानी में है, ये यमुनानगर में है, और ये 1933 में बनी थी। एशिया की सबसे बड़ी ये मिल है, शुगर मिल है, क्योंकि शुगर केन में तो सबसे ज्यादा है ही, अभी बताया था। शुगर केन में फर्स्ट कौन सा है? यमुनानगर है, प्रोडक्शन सब ज्यादा। तो फिर सरस्वती शुगर मिल थी। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये बिल्ट अभी बताया था ना, इस बिल्ट का संबंध, कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्ट का संबंध किससे है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हो, बिल्ट पेपर मिल हो, कोई भी हो, इसका आंसर होगा यमुनानगर, क्योंकि ये है बेल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, बेल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड है ये। इसी में ये देखो फुटबॉल स्टेडियम है ना, यहां पर ये पेपर मिल कॉलोनी है, यमुनानगर में कॉलोनी का नाम है पेपर मिल कॉलोनी, उसके पास ये फुटबॉल स्टेडियम है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम बोल देते हैं या पेपर मिल फुटबॉल स्टेडियम बोलते हैं, यमुनानगर सिटी में है ये। फिर आता है छाछरौली रिवोल्ट। ये छाछरौली जगह मैंने बताई थी ना, छाछरौली को पहले चेरापूंजी बोलते थे, अब उसको मोहसिन राम बोलते हैं, मोहसिन राम। मोहसिन राम जो है, ये मानिस राम नहीं है, मोहसिन राम है, ये मैंने बताया था, ये जरूर याद रखना, ये जीके में कई बार मैंने देखा है, मोहसिन राम। तो छाछरौली का तो याद रखना है कि इसको मोहसिन राम भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल यहां होती है हरियाणा में। हरियाणा में मैक्सिमम रेनफॉल वाला डिस्ट्रिक्ट तो जो वो है पंचकुला, लेकिन ये प्लेस है छाछरौली, सर्वाधिक वर्षा वाली जगह है छाछरौली, 1100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। फिर छाछरौली रिवोल्ट देख लो, अब छाछरौली रिवोल्ट ये भी आता है पेपर में कई बार। ये छाछरौली रिवोल्ट 1818 में हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था यहाँ के लोगों ने। और यहाँ थे जोध सिंह, जोध सिंह है, ये जोधा सिंह नहीं है, कई बार जोधा सिंह बोल देते हैं, ये जोध सिंह है, उसने रिवोल्ट किया था। छाछरौली विद्रोह बोलते हैं इसको, छाछरौली विद्रोह है। छाछरौली जगह है यमुनानगर में, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अगेंस्ट जोध सिंह के लीडरशिप में, नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ ये एक विद्रोह किया गया था। इसको छाछरौली रिवोल्ट के नाम से ये फेमस है। ठीक है, छाछरौली के बारे में एक चीज और याद रखना आप, छाछरौली जो कलसिया है ना, कलसिया, एक कलसिया नाम का स्टेट था पहले, कलसिया स्टेट, कलसिया स्टेट की कैपिटल थी छाछरौली। ये जो कलसिया स्टेट था ना, ये यहां से इधर से ऐसे ये सिरमौर वाला एरिया लेकर ये यहां तक ऐसा ये एक स्टेट था काफी बड़ा सा। उस स्टेट, उस किंगडम का नाम था कलसिया स्टेट, और उसकी राजधानी थी, उसकी कैपिटल थी छाछरौली। छाछरौली काफी बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, फोर्ट भी इसमें छाछरौली फोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ ये रिवोल्ट हुआ था 1818 में, 1818 में, और इसका लीडर कौन था, विद्रोह का नेतृत्व और लीडरशिप किसने की? जोध सिंह ने। ये संबंधित इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है देवीलाल पार्क। ये देवीलाल पार्क है, नेचर पार्क है, हर्बल पार्क है, देवीलाल हर्बल पार्क है। यहाँ पर हर्बल चीजें हैं और औषधि वाली सारी प्लांट्स हैं, यहाँ है देवीलाल पार्क। ये देवीलाल पार्क है ना, ये ओम प्रकाश चौटाला थे ना 2001, वहां पे इन्होंने ये शुरुआत करी थी। चौधरी देवीलाल कौन थे? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे 87 में, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे ये देवीलाल। देवीलाल के बारे में पढ़ेंगे अलग से, हम अलग से वीडियो बनाएंगे स्पेशल देवीलाल के ऊपर।
अभी बता देता हूं, देवीलाल 89 में इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उप प्रधानमंत्री, और ये ओम प्रकाश चौटाला के फादर थे। ओम प्रकाश चौटाला जब 2001 में मुख्यमंत्री थे तो ये पार्क उन्होंने शुरुआत की थी, एस्टैब्लिश किया था, चौधरी देवीलाल पार्क बोलते हैं, और इसको काफी फेमस है हर्बल्स के लिए। अब आता है सेनेटी स्तूप। सेनेटी स्तूप बहुत जरूरी है, सेनेटी स्तूप भी जरूरी है यमुनानगर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई चीज छूटेगी नहीं आपको, फिर दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चनेटी एक जगह है इधर जगाधरी के पास, चनेटी। चनेटी चनेटी में एक स्तूप मिला है। स्तूप क्या होता है? बौद्ध लोगों का स्तूप होता है। बौद्ध लोग जो थे ना स्तूप बनाते थे, और ये ऐसा कहते हैं अशोक ने बनवाया था, चनेटी में स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोका के टाइम का देखो पिलर भी मिला था ना यार, टोपरा कला में, टोपरा कला में अशोक का टाइम का पिलर मिला था। तो ये चनेटी में भी स्तूप मिला है। स्तूप मतलब पूरा सा एक ऐसे स्ट्रक्चर बना, जैसे कि सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप है जैसे जो हमारे उसमें 200 के नोट पे है सांची स्तूप। तो ये चनेटी स्तूप है, इसके बारे में बताया किसने? चनेटी स्तूप, चनेटी स्तूप अशोक ने बनवाया था ऐसा कहते हैं। और ये बात किसने कही है? अशोक का जो रूलर था उसने बनाया था। ये कही है एक मोंक आया था चाइना से, एक साधु था चाइनीज मोंक, वो इंडिया में आया था और उसका नाम था ह्यून सांग। ह्यून सांग नाम था उसका, ह्यून सांग बोल देते हैं, ह्यून सांग बोल देते हैं। जुआंग जोंग नाम है वैसे उसका, लेकिन ये नाम इंडिया में चलता है ह्यून सांग। ये देखो इंडिया में आया था हर्षवर्धन के टाइम, ये 630 ईस्वी में आया था और 645 तक इंडिया में रहा था ह्यूनसांग। ह्यूनसांग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ह्यूनसांग 630 ईस्वी में, एडी है ये, एडी इसी का ध्यान रखना, एडी आफ्टर डेथ। 630 में आया और ये 16-17 साल इंडिया में रहा था और इसने विजिट किया था। ये बुद्धिस्ट जो भी मोन्यूमेंट हैं, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्मदाता कौन है? इंडिया है। महात्मा बुद्ध हैं जो हैं वो भारत में पैदा हुए हैं सब लोग, इंडिया में तो स्टार्टिंग हुई थी उनकी, हिंदू थे वो, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म दिया। तो इस मोंक ने इसकी बुक है सी यू की, ये आप जरूर याद रखना इस बुक का नाम। ये बुक जो है ये ह्यून सांग की लिखी हुई बुक है, सी यू की, चाइनीज है ये, वैसे चाइनीज बुक है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी है हरियाणा की, क्योंकि ये हर्षवर्धन के टाइम जो कि थानेश्वर का कुरुक्षेत्र में वहां का राजा था, उस टाइम बहुत घुमा था भारत में। तो सीयू की नाम की जो बुक है इसमें लिख रखा है ये सारा इसने, कि चनेटी में स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको चनेटी और टोपरा कला ये दोनों जरूर है, पेपर में आने की संभावना पूरी है, चाहे आपको छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या हाई लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो। चनेटी स्तूप कहाँ है? यमुनानगर में। अब आता है परशुराम टेम्पल। परशुराम टेम्पल है यहाँ यमुनानगर में। सुग और श्रुघ्ना भी याद रखने आपको, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, सुग और श्रुघ्ना। ये सुग तो एक छोटा सा गांव है यमुनानगर के पास। अब एक ये श्रुघ्ना है ना, इसका भी जिक्र आता है, लेकिन ये अभी है नहीं। बुक्स में, बहुत पुरानी बुक्स में एंशियंट सिटी था ये श्रुघ्ना, एंशियंट विलेज था, इसका जिक्र आता है। तो ये कहते हैं जो ये सुग है ना यमुनानगर में, ये वही सिटी है जो पहले हजारों साल पहले जो श्रुघ्ना था। श्रुघ्ना जो एंशियंट साइट है वो यही है सुग। तो सुग में माउंड मिला है, सुग में ऐसे टीला मिला है, एक सुग गांव में टीला सा है कोई, उसको सुग माउंड बोलते हैं। इसका संबंध सुग और श्रुघ्ना से। तो ये जो दो वर्ड है ना, सुग और श्रुघ्ना, ये अगर दोनों कहीं भी आप पूछते हैं तो ये आप यमुनानगर इसका आंसर लिखना। यमुनानगर से संबंध है सुग का, श्रुघ्ना का। ये एंशियंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट बिल्कुल। ये जो टोपरा है ना, इनके पास ही आसपास है सारी। चनेटी के बाद सुग हो गया और ये हो गया। फिर कपाल मोचन गुरुद्वारा है यहाँ बिलासपुर के पास, कपाल मोचन गुरुद्वारा है बिलासपुर के पास। सीसीटीवी का जो चालान था ना, वो ऐसा कहते हैं यमुनानगर से ही शुरू हुआ था। सीसीटीवी से जो चालान करते हैं ना डिजिटल, उसकी शुरुआत यमुनानगर से हुई थी। और यमुनानगर प्लाईवुड है, लार्जेस्ट प्लाईवुड है, वो तो बता दिया था मैंने। पेपर सिटी बोलते हैं, प्लाईवुड सिटी बोलते हैं। अब नंबर आता है इस नेशनल हाईवे पढ़ेंगे अब,
अब देखो ये तो यमुनानगर है डिस्ट्रिक्ट, ऐसे आता है ये, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे घूम के और थोड़ा ये ऐसे से बनता है। तो अब यहां हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे दो याद रखने हैं आपको इसमें, 344 और नेशनल हाईवे 907। यहां पर एक सिटी है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब गुरुद्वारा है फेमस है सिरमौर में। उस पोंटा साहिब से यहां हाईवे आता है यमुनानगर तक, जगाधरी तक आता है पोंटा साहिब। ये है 907 नेशनल हाईवे 907 पोंटा साहिब से, यहां थोड़ा ही छोटा ही है ये। और एक आता है इधर अंबाला से एक हाईवे आता है, उस हाईवे को यहां मर्ज होता है और उसके बाद वो आगे फिर जगाधरी होके यहां पे सहारनपुर जाता है, सहारनपुर, और सहारनपुर से फिर वो उत्तराखंड में चला जाता है रुड़की। ये अंबाला से रुड़की एक नेशनल हाईवे है, उसका नंबर है 344 नेशनल हाईवे 344। ये दो ही हाईवे हैं जो यमुनानगर के अंदर से निकलते हैं। अब हाईवे के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरे हरियाणा में कौन कौन से हाईवे हैं। अभी मैं यमुनानगर में कौन से पास होते हैं वो बता रहा हूँ। पोंटा साहिब से यमुनानगर या यहाँ के मर्ज हो जाता है, ये इसमें 344 में मर्ज हो जाता है। 907 907 यहाँ तक पोंटा साहिब से यमुनानगर, और एक 344 344, ये दो नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे के बाद आपको लास्ट में एक टॉपिक और छोटा सा और रह गया, बस 5 मिनट का वीडियो और है, 5-7 मिनट का। अब रह गया हमारी फेमस पर्सनालिटी। फेमस जो पर्सनालिटी है यमुनानगर की वो हम बात करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आता है दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है हरियाणा की, जो यमुनानगर में रहते थे। अभी उनकी डेथ होगी 2021 में। तो ये 1926 में इनका जन्म हुआ और 2021 यहां इनकी डेथ हुई। यमुनानगर के थे, जगाधरी में रहते थे। 1926 में बर्थ है इनका यमुनानगर का, और 21 में इनकी डेथ हुई। ये एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, शिक्षाविद। इनके बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं यमुनानगर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं। तो ये जो थे ना, ये 15 साल की उम्र में ही, 15 साल के कब हुए ये, 15 साल की उम्र में ही ये 42 में, 15 साल की एज में, ये 1942 में ये 15 साल के हो गए थे 42 में। तो ये 27 है इसका मतलब, 1927 से 2021, ये 94 साल की इनकी हुई थी। तो 15 साल की एज में इन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के साथ। दर्शन लाल जैन खाली 15 साल के थे। और जो 1975 में ये जो इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी की, उसमें इनको जेल भी हुई थी। दर्शन लाल जैन इसके थे यमुनानगर के, इनको 75 में इमरजेंसी में जेल भी हुई थी। और इन्होंने जो मेन जो काम किया था इन्होंने, वो था सरस्वती रिवर के मतलब रिनोवेशन का, यानी कि वो रिजुनेट का, सरस्वती पुनर्जीवित करने का जो उद्गम स्थल था उसको पुनर्जीवित करने का पूरा मतलब जो प्रोजेक्ट चला था सरस्वती रिवर का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। दर्शन लाल जैन का काफी कंट्रीब्यूशन है सरस्वती रिवर के दोबारा से पुनर्जीवित करने के। ठीक है, तो सर ये जो दर्शन लाल जैन है, इनको पद्मश्री दिया गया। पद्मश्री से नहीं, पद्म भूषण है, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण है। वो 3 नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, और उसके नंबर दूसरा होता है पद्म विभूषण, और तीसरा होता है पद्म भूषण। 3rd नंबर का सिविलियन अवार्ड है, नागरिक सम्मान है, जो 2019 में इनको रामनाथ कोविंद ने दिया था, पद्म विभूषण दर्शन लाल जैन को। और अभी कुछ दिन पहले जब ये जीवित थे ना, 2019-20 की बात है, मोदी ने स्टेज के ऊपर इनके पैर छुए थे दर्शन लाल जैन। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। ठीक है, सरस्वती रिवर के बारे में इन्होंने काफी प्रयास किए,
इसको पुनर्जीवित करने के लिए, और इनको पद्मश्री दिया गया 2019 में। इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं इसके यमुनानगर में। 1927 में हुआ था इनका बर्थ, क्योंकि ये 15 साल के थे तो ये इन्होंने 42 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो पहली पर्सनालिटी है ये दर्शन लाल जैन, यमुनानगर से संबंध है इनका, दर्शन लाल जैन का। दूसरा अभी सुनील दत्त। सुनील दत्त तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सुनील दत्त का जन्म यहां नहीं हुआ और न ही डेथ हुई। डेथ हुई थी बॉम्बे में, मुंबई में, और जन्म हुआ था झेलम डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में। लेकिन सुनील दत्त के फादर जो थे वो यमुनानगर आ गए थे, यमुनानगर शिफ्ट हो गए थे। सुनील दत्त है ना, वो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं 2004-05 स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में काम किया इन्होंने। बॉलीवुड के तो बहुत अच्छे स्टार हैं ही, जबरदस्त। और इन्होंने अगर बॉलीवुड की बात करें तो इनकी एक मूवी आपको याद रखनी है, वो है मदर इंडिया। मदर इंडिया मूवी है, 1957 की मूवी है ये, 1957 की मूवी है। ये मूवी भारत की पहली मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। भारत के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली, नॉमिनेटेड होने वाली पहली मूवी थी मदर इंडिया। राष्ट्रपति सम्मान मिला था इसको 57 में। हालांकि ऑस्कर मिला नहीं, एक वोट से ही रह गई थी मूवी। इस मूवी में सुनील दत्त हैं, उसने बहुत अच्छा रोल किया है, और इसकी जो मदर का रोल किया है वो इनकी वाइफ ने किया है, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त संजय दत्त की मदर हैं और सुनील दत्त की वाइफ थी। लेकिन इस मूवी में सुनील दत्त की मदर का रोल किया है नरगिस दत्त ने। तो सुनील दत्त भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, राजनेता भी थे और बॉलीवुड स्टार भी थे। उनका संबंध भी यमुनानगर से। इनको भी पद्मश्री दिया था भारत सरकार ने। सुनील दत्त को भी 1968 में पद्मश्री दिया था। पद्मश्री फिर चौथे नंबर का है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्मश्री। ये 68 में सुनील दत्त को, जो कि यमुनानगर में आके रहते थे, कई साल रहे हैं, बाद में भी गए हैं। संजय दत्त भी जाता है वहां, उनका संबंध है। फिर हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। कर्णम मल्लेश्वरी भी यमुनानगर में रहती हैं, यहाँ की है नहीं, आंध्र प्रदेश की हैं ये, लेकिन यमुनानगर में शिफ्ट हो गए हैं, यहीं पर रहती हैं। 2000 में पहली वोमेन थी ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने, फर्स्ट वोमेन जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, फर्स्ट वोमेन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले। ये कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी यमुनानगर से है, यहां रहती हैं ये। सिडनी में मेडल दिया था इन्होंने। इनको एक चीज और याद रखना, खेल रत्न पुरस्कार मिला था, खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार मिला था इनको 1999 में। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल लिया था। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, चेंज कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया इसका। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है स्पोर्ट्स में। ये कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भी यमुनानगर से था। इसके बाद हम प्रीतम पाल, जस्टिस प्रीतम पाल है ना, उसका भी याद रखना। जस्टिस प्रीतम पाल जो हरियाणा के पहले लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त, लोकायुक्त हरियाणा के पहले लोकायुक्त हैं। तो 2011 से 2016 तक लोकायुक्त रहे। अभी हरिपाल हैं, जस्टिस हरिपाल सिंह, वो हैं हरियाणा के लोकायुक्त। पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल, जस्टिस प्रीतम पाल। ये हरियाणा चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है उसमें काम करते थे। प्रीतम पाल जी का संबंध भी यमुनानगर से है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। एक सूरज भान है, सूरज भान जी हैं जो कि लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर बने थे, उपसभापति 1996 में। और ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है और यहाँ के गवर्नर भी रहे हैं सूरज भान जी, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं सूरज भान। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं 2-3। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में एक तो है दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर जो हैं
वो यमुनानगर से संबंध है इनका, दीपिका ठाकुर का। और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम की हॉकी प्लेयर हैं। इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। दीपिका ठाकुर भी ये यमुनानगर की हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है ये संजीव राजपूत। संजीव राजपूत हैं, ये भी यमुनानगर के हैं। संजीव राजपूत जो शूटर हैं, जो 50 मीटर की राइफल में पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं। इन्होंने भी मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में भी। इन्होंने 2018 में अभी कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल। 50 मीटर की राइफल चलाते हैं ये नेवी से रिटायर्ड हैं, यमुनानगर से इनका संबंध है। यह संजीव राजपूत। फिर आते मंजीत कौर। मंजीत कौर हैं, ये तो स्प्रिंटर हैं, धावक, रेस है। इन्होंने रिले रेस में एशिया में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये 400 मीटर रिले रेस है, 400 रिले रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं मंजीत कौर। तो इंडिया की ये स्प्रिंटर है, धावक हैं, तो इसलिए ये भी इससे संबंधित है यमुनानगर से, ठीक है। तो प्रीतम पाल जी हैं, सूरज बान जी हैं, दर्शन लाल जी हैं, कर्णम मलेश्वरी है, सुनील दत्त जी हैं, और हमारे जो कंवर पाल गुर्जर है ना, जो हरियाणा के स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर बने थे 2014 से 19, वो भी यमुनानगर के हैं। तो ठीक है बच्चों, यमुनानगर के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।